शो में साथ देने का शुक्रिया। अफगानिस्तान के हवाले से जो इश्यूज़ पाकिस्तान को दरपेश थे वो तो अपनी जगह पर अहम हैं, लेकिन ऐसे में दो ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें आलमी बरादरी भी अब फरीक दिखाई देती है। उसकी तरफ हम बाद में आएंगे, लेकिन मैं चाहूँगी कि पहले आप ये वाला पज़ल हल करें कि पाकिस्तान में कुछ अटैक्स हुए, सुसाइड अटैक्स हुए, जिसमें कीमती जानों का नुकसान हुआ, और उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से प्रोटेस्ट किया गया कि इसके ताने बाने हस्बे मामूल जिनके तरफ हम इशारा करते हैं, अफ़गानिस्तान से जो ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं उनकी तरफ जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। अफ़गानिस्तान में उसके बाद 3 मुख्तलिफ मकामात पर अटैक्स होते हैं, जिसकी ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालते हुए ये कहते हैं कि हम मुनासिब वक्त पर इसका जवाब देंगे, लेकिन DGI SPR सामने आते हैं और वो इस बात को, इन इल्ज़ामात को रिजेक्ट कर देते हैं, और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ऐसा अगर करेगा तो खुलेआम करेगा, और दूसरा हम सिविलियंस पे अटैक नहीं करेंगे क्योंकि अफ़गानिस्तान ये इल्ज़ाम धर। तो सेठी साहब, फिर ये अटैक पाकिस्तान ने नहीं किया तो इल्ज़ाम अफ़गानिस्तान की तरफ से क्यों आया? देखिए, आपको याद होगा कि जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान इन टर्की जी, तो उस वक्त जब वो फेल हो गए, ये जब ये बात तो उस वक्त सवाल आपने ये किया था मुझे कि अब क्या इसका मतलब है कि सीज़ फायर रहेगी, क्योंकि सीज़ फायर थी ना एक किस्म। तो मैंने कहा था सीज़ फायर अपनी जगह पे, सीज़ फायर इज़ बिटवीन 2 आर्मीज़ बट नॉट बिटवीन टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म। तो मैंने कहा था कि ये फिर टेररिज्म के इंसिडेंट्स होंगे और फिर हम स्ट्राइक्स करेंगे, टारगेटेड स्ट्राइक्स करेंगे, ये मैंने कहा था जी। अच्छा, अब सूरत हाल वही है कि टेररिस्ट स्ट्राइक्स भी चल रही हैं और मेरे हिसाब से हमारी काउंटर स्ट्राइक्स भी चल रही हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम टारगेटेड। अच्छा, अब जब ये होता है तो जाहिर है कि हम ओपनली तो एडमिट नहीं करेंगे ना कि जी हमने ये किया है, बिकॉज देन दैट्स अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जैसे इंडिया यहाँ करता है तो हम कहते हैं ना कि ये वायलेटिंग इंटरनेशनल, जैसे अफगानिस्तान में भी यही जैसे अफगानिस्तान में भी हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अफगानियों ने ये सोचा कि ये अच्छा मौका ये कहने का कि सिविलियंस के ऊपर अटैक हुई है। एक्चुअली सिविलियंस के ऊपर कभी भी हम नहीं अटैक करेंगे। हमारा इशू इज़ नॉट सिविलियंस, आवर इशू इज़ द टेररिस्ट्स जो कि वहाँ घुस बैठी हैं और वहाँ से आके यहाँ अटैक्स करते हैं। इसी के ऊपर मुज़ाकरात भी हो रहे थे। आपको पता है कि आप रोकें इनको, अगर नहीं रोकेंगे तो हमें भी रोकना पड़ेगा, और वो मानते नहीं थे। अब बड़े अरसे के बाद एक बहुत फंडामेंटल शिफ्ट हुई है हमारी पॉलिसी में। पहले एक ज़माने में हम कहते थे अच्छे मुसलमान और बुरे मुसलमान, अच्छे तालिबान बुरे तालिबान, अच्छे तालिबान बुरे तालिबान जी। फिर हम कहते थे कि नहीं, अफगान तालिबान अलग हैं और पाकिस्तानी तालिबान अलग हैं, PTA, TTA, TTP। अब हमारा मौक़िफ़ ये है कि जी ये एक ही है सब, अफगान तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान, सारे तफरीक ख़त्म हो गई, ख़त्म हो गई है। तो दिस इज़ अ वेरी मेजर डेवलपमेंट, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम कह रहे हैं कि अब हम डिस्टिंक्शन जो थी वो जो थी हम उसको नहीं बरकरार रखेंगे। हम समझते हैं अफ़गानिस्तान से जो भी अटैक करेगा उसकी जिम्मेदारी जो है अफ़गान हुकूमत की है जी, अफ़गान रजीम हम कहते हैं, अफ़गान रजीम। तो अब मेरा ख्याल है कि यहाँ तक बात आ गई है, अब फिर यहाँ से बात पीछे तो नहीं हटेगी ना। तो अफ़गानिस्तान ने भी अपना मौक़िफ़ चेंज कर लिया है, उन्होंने भी इंडिया के साथ तल्लुकात बना लिए हैं और वो भी अब खुलेआम कह रहे हैं कि हम जंग करेंगे आपके साथ, हम अपना टाइम लेंगे, हम करेंगे। तो आई थिंक तल्लुकात और भी ख़राब होने जा रहे हैं। अच्छा, और भी स्ट्राइक्स होंगी, उनकी तरफ से टेररिस्ट स्ट्राइक्स, हमारी तरफ से टारगेटेड स्ट्राइक्स अगेंस्ट द टेररिस्ट जी। एंड आई थिंक ये जो टर्की कह रहा है कि हम मुज़ाकरात करा देते हैं, रूस कह रहा है, उसका भी बयान आ गया है, सऊदी अरेबिया कह रहा है कि हमारे यहाँ भी मुलाकात हो रही है, हम भी डिस्कस कर रहे हैं तालिबान के साथ कि भाई आप क्या कर रहे हैं, ना करें, डिस्टेबलाइजेशन हो रही है एट्सेट्रा, बट ये कामयाब नहीं होंगे। अच्छा, ये सब फेल हो जाएंगे। और तालिबान ने फैसला कर लिया है, वो आइडियोलॉजिकल लोग हैं, वो प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक लोग जिसे कहते हैं ना, वो नहीं है। अच्छा। ये उस किस्म की रियासत और हुकूमत नहीं है जिस किस्म की रियासत और हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और इंटरनेशनल लॉ के तहत चलती है। ये गुरिल्ला फोर्स है, वो आके वहाँ बैठ गई है और कब्जा कर लिया उन्होंने, ठीक, और वहाँ से उनको हिलाने वाला कोई नहीं है। एंड दे डोंट हैव एनी लॉ, वो अपना ही उनका कानून है, जो चाहे वो कर ले। और वो ऊपर से वो मानते नहीं हैं, वो कहते हैं कि अटक तक हमारा हिस्सा है अफगानिस्तान का, हम ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते, तो वो तो कब्जा करने के शौक में है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अब ये सिचुएशन बड़ी सीरियस होती जा रही है और अफगानिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि अगर पाकिस्तान हमारे तजारती रास्ते बंद करेगा तो फिर हम दूसरे रास्ते इख्तियार करेंगे। एक ये कि इंडिया की तरफ से उन्होंने एक मिलिट्री अरेंजमेंट भी कर लिया है इंडिया के साथ। अच्छा। और इकोनॉमिक अरेंजमेंट भी कर लिया है, ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट भी कर लिया है। एक कॉरिडोर वो ढूंढ रहे हैं बाय एयर, दूसरा कॉरिडोर वो ढूंढ रहे हैं बाय चाबहार पोर्ट के ईरान के जरिए,
जो कि पहले अरसे से वो उन्होंने 10 साल के पहले सोचा था ये इंडिया ने कि हमें किसी न किसी स्टेज पे अफगानिस्तान के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा। अब इंडिया को बहुत अच्छा मौका मिल गया, इधर से इंडिया ने प्रेशर डाला हुआ है पाकिस्तान के ऊपर इस बॉर्डर पे, और उस बॉर्डर पे उन्होंने अफगानिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और उनको पैसे भी दे रहे हैं, उनको इंटेलिजेंस भी दे रहे हैं। और अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये हैं कि जो इजरायली ड्रोन्स इसराइल ने इंडिया को दी थी, वो उस किस्म की ड्रोन्स इंडिया अफगानिस्तान को दे रहा है और वो वहाँ ताजिकिस्तान के लिए इस्तेमाल हो रही है और वो हो सकती हैं और हो भी जाएंगी और शायद आपके ख़िलाफ़ भी होंगी। तो ये अब बात थोड़ी बढ़ने वाली है और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारी स्ट्राइक्स भी जो है, टारगेटेड स्ट्राइक्स जो है, और हमारी जो सिचुएशन है ये थोड़ी और ख़राब होने जा रही है। और इससे हमारे यहाँ ट्रेड बंद होने से या डाइवर्ट होने से अजनास की कीमतों पे क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए ना कि हमारा तजारत टोटल थी कोई 1.5 बिलियन से ज़्यादा तजारती लेन देन की, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की। हमारी एक्सपोर्ट से वो कोई 1 अरब डॉलर के करीब थी सालाना। उनकी कोई आधी अरब डॉलर की थी, 400-500 मिलियन। तो अब बात यह है कि वो तो बंद हो रही है अब। सब रास्ते हमने बंद कर दिए हैं, हमने इलीगल अफगान्स को रिपैट्रिएट भी कर दिया है। तो अब ये तो इसको खोलने के लिए अफगानिस्तान को बहुत से कंसेशंस देने पड़ेंगे, मगर उन्होंने ये फैसला कर लिया कि ठीक है, हमारे अवाम जो है वो सफ़र करती है कुछ अरसे के लिए, कोई बात नहीं। उन्हें तो यार कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, कोई पॉलिटिक्स वहाँ है नहीं, कोई फिक्र हो कि जी कोई लोग परेशान होंगे नहीं होंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने सब कहा ठीक है। अब उन्होंने सेंट्रल एशिया के साथ रास्ते खोल लिए, ताजिकिस्तान के साथ, उज़्बेकिस्तान के साथ, कजाकिस्तान के साथ तजारत। उन्होंने कहा जी हम उधर से ले लेते हैं, चीज़ें यहाँ से नहीं लेते थे, यहाँ से चीनी लेते थे, वो गंदम लेते थे, वो ठीक है, आलू लेते थे, आप सब्जियाँ लेते थे, वो अब उधर से ले लेंगे, बिकॉज वो भी तो सेंट्रल एशिया इज़ द ग्रैंडरी ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल सिस्टम ही है सेंट्रल एशिया में। तो वो तो अब उनके साथ तल्लुकात बनाने जा रहे हैं कि जी हम उनसे ख़रीद लेंगे, और इधर से वो इंडिया के से जो बाकी यहाँ से चीज़ें जाती थी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, वो इंडिया से चाहे बाहर कॉस्ट उसकी या कीमत वो भी तो। अब मैं यहाँ जो प्रॉब्लम बन गया ना, हमारा यहाँ प्रॉब्लम ये बन गया कि अब ये अभी आलू जो है ना उसकी वो काश्त होने वाली है, और वो सारे लॉट ऑफ ये आलू का जो क्रॉप होता है वो सब बहुत सारा अफगानिस्तान एक्सपोर्ट होता था, वो अब नहीं हो सकेगा। तो फार्मर जो है जिसने आलू को उगाया हुआ है वो बड़ा परेशान है। मैं गया हुआ था अखाड़ा, वहाँ बहुत से लोगों से मुलाकात हुई अखाड़ा डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ सारे रो रहे थे कि जी साढ़ा तो आलू तक ही होएगा, असी तो पहले मारे गए हैं बिकॉज ऑफ गंदम। पंजाब गवर्नमेंट ने प्राइस नहीं सेट की और इसलिए वो बड़े अनसर्टनटी है वहाँ के। हम उगाएंगे तो हमें मिलेगा भी कुछ नहीं, क्योंकि पिछले साल काफ़ी नुकसान हुआ है इनका बिकॉज ऑफ पॉलिसी। तो बड़े परेशान हैं लोग और गुस्से में हैं। अब उनका आलू का क्रॉप जो है वो लगता है ऐसे है कि वो ज़ाया जाएगा, वो क्या होगा, कीमत गिर चुकी है ऑलरेडी, कीमत गिर रही है और गिरेगी। जैसे वो क्रॉप आएगा पूरा का पूरा, तो कीमत तो क्या, आलू तो फ्री वंडे जान गए थे। मगर वो तो आप तो बड़ी खुश होंगी, तोड़ा तो जब घर आलू पड़ूंगे, शकरकंदी भी चलेगी, आलू भी चलेगा, आलू गोश्त भी चलेगा, आलू भाजी भी चलेगी, सारा कुछ चलेगा, ठीक है। मगर वो बेचारे जो बनाने वाले हैं उनको पैसा नहीं मिलेगा, वो उनका क्या होगा, किसान बेचारा क्या करेगा। तो इसलिए परेशानी तो है, और मैं समझता हूँ दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि चीफ मिनिस्टर साहिबा को चाहिए कि पंजाब के जो ग्रोअर्स हैं उनका कोई हिफाजत करें, और कुछ नहीं तो कोई सेट करे प्राइस आलू की, क्योंकि अब सरप्लस होगा कि वो आलू जो है वो गवर्नमेंट खरीद ले, ठीक, और क्या करे फिर, गवर्नमेंट खरीद ले और उसको लो प्राइस पे मंडी में दे दे। तो जो गवर्नमेंट का जो नुकसान होगा वो गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर दे इस वक्त, बिकॉज अदरवाइज तो फार्मर तो उड़ जाएगा। या ये करें अभी टाइम है इनके पास कि कोशिश करें कि गवर्नमेंट इनकी हेल्प करे टू एक्सपोर्ट द क्रॉप। एक्सपोर्ट हो सकता है टू ईरान, एक्सपोर्ट हो सकता है टू यूरोप। तो इनको चाहिए किसी प्राइवेट सेक्टर के ऑपरेटर्स के साथ बात करें और उन्हें कहें जी कि हम आलू का सारा जो सरप्लस आ रहा है यहाँ वो हम आपको दे देते हैं, आप एक्सपोर्ट करें, आपको हम सब्सिडी दे देते हैं, एक्सपोर्ट स्कीम दे देते हैं, आपको 4 पैसे बन जाएंगे, फार्मर को पैसे मिल जाएंगे और यहाँ सूरत हाल कंट्रोल में रहेगी। तो ये मैनेज हो सकता है। अच्छा। मगर अगर इन्होंने इसको मैनेज ना किया तो बहरान आ जाएगा, किसान रोएगा, आगे रो रहा है, पीट रहा है और भी बेचारा रोएगा। ठीक है, तो 2 अच्छे आपने रास्ते बता दिए, जिनमें से दोनों जो हैं वो अगर उन पे ध्यान दिया जाए तो तसल्ली हो सकती है, इस बहरान में एक रास्ता निकल सकता है। लेकिन सिर्फ सब वापस अगर हम आएँ कि अफगानिस्तान की सरजमीन से सिर्फ पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस नहीं पैदा हो रहे, ये वाक़या ताजिकिस्तान से भी साबित हो गया, और उधर वाशिंगटन में जो अटैक हुआ है उसके ताने बाने, उसके मामलात अफगानिस्तान से जिस तरह मिलते हैं वो बहुत हैरान कुन है। जिसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप को एक मौका मिल गया कि उन्होंने कहा कि माइग्रेशन
को बंद करने जा रहे हैं, पॉज लेने जा रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक का उन्होंने बताया, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, 19 ममालिक जी उनकी लिस्ट हाँ जी सामने आई है, उसमें पाकिस्तान तो नहीं लेकिन अफगानिस्तान है। तो सिट साहब, कुछ लोग इसे फॉल्स फ्लैग भी कह रहे हैं कि एक बहाना दरकार था, कुछ लोग इसमें अफगानिस्तान की तरफ भी इशारे कर रहे हैं कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तकवीयत मिली इंटरनेशनल लेवल। देखिए, दो इश्यूज़ हैं। एक इशू ये है कि एक एक्स अफगान जो कि जिसने अमेरिका में 2 सोल्जर्स को मारा है, एक वो इशू है कि वो कौन है, क्यों है, उसका क्या नताइज। दूसरा ये है कि अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान के अंदर चाइनीज़ वर्कर्स के ऊपर अटैक हुई है जी, 3 चाइनीज़ वर्कर्स, 3 चीज़ें मार दी। तो 2 सेपरेट इश्यूज हैं। लिंक क्या है? देखिए, जो सवाल है कि वो रहमानुल्लाह, यही नाम है, यही नाम है जो अफगानी शहरी है, वो कौन है और क्यों उसने किया? शुरू में डोनाल्ड ट्रंप ने तो ज़्यादा इसमें इजाफा नहीं किया, उससे सिर्फ इतना कहा टेररिस्ट अटैक है, ये है, वो है। और उसने बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन थी अमेरिका में, जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि आपने सोचे समझे इन लोगों को बुला लिया, वेट नहीं किया, देखा नहीं कौन है कौन नहीं है। इसमें ऐसे लोग भी आ गए हैं जैसे ये, जिसने हमारे ऊपर अटैक कर दी। ठीक, मगर जो बात क्या निकली जब थोड़ी सी तफ्तीश की गई कि ये साहब वो हैं जो कि अमेरिकन फोर्सेस जब अफगानिस्तान में थी उनकी हेल्प कर रहे थे। जब अमेरिकन फोर्सेस कहीं भी जाती हैं तो वहाँ लोकल्स को रिक्रूट करती हैं जी, कि कोई उनके इन्फॉर्मेंट होते हैं, किसी को वो पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग दे के पैसे देते हैं कि हमारे साथ चलें, हमें गाइड करें, क्योंकि हम बोलती ज़ुबान नहीं हमें आती, ये नहीं है। तो वो सारा के लिए ये उन लोगों में से है जो एलीट यूनिट था अमेरिकनों का, वो वहाँ इसकी रिक्रूटमेंट हुई थी और ये इसने वहाँ स्पेशल ऑपरेशंस में हिस्से लिए हुए, फुली ट्रेंड है एज अ मिलिट्री मैन, और ठीक ठाक वहाँ पैसे कमा रहे थे। और मगर जब ये सारा कुछ हुआ तो अमेरिका को यही था कि अपने लोगों को साथ लेके चलना है। आपको याद होगा जहाज़ जा रहे हैं लोग जी, बहुत से लोग ऐसे जो पीछे रह गए थे, जो कि मुलाजमत थी जिनकी अमेरिकनों के साथ, उनको भी लाना था। उनके साथ ये वादा था कि अगर कुछ हुआ तो आपको लेके जाएंगे। ज़ाहिर है जिम्मेदारी थी, इनको छोड़ जाते तो तालिबान ने तो आके इनको कत्ल कर देना था। तो जाहिर है तो वो फिर कुछ लोग पाकिस्तान आ गए, यहाँ से फिर वो अमेरिका चले गए, कुछ लोग डायरेक्ट अमेरिका चले गए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये उनमें से है जो कि अमेरिका की मुलाजमत में थे। अमेरिका के जो सबसे ख़तरनाक ब्लैक ऑप्स जिसे कहते हैं, जो कि आउटसाइड द लॉ, जो कि अमेरिकन फोर्सेस डायरेक्टली नहीं करती, वो कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करती हैं। ठीक, उनको कहती है कि जी ये काम आपने करना है, ये काम आपने करना है, ये काम आपने करना है। ये हमारी फोर्सेस नहीं कर सकती, क्योंकि अमेरिकन लॉ कहता है कि आप मर्डर नहीं कर सकते किसी को, ये नहीं कर सकते, अच्छा, कि आप टॉर्चर नहीं कर सकते, मगर आप आउटसाइड है, मगर आपको पैसे हम देंगे। तो ये जैसे कि आपने सुना था, ये ब्लैक ऑप्स इसे कहते हैं, काले ऑपरेशंस। इसके अंदर लोकल्स को हायर किया जाता है। अच्छा। और ये उस किस्म की यूनिट का हिस्सा था जिसमें इसने ऐसे ऐसे काम किए हैं अमेरिकनों के साथ मिलकर अफगानिस्तान के बशिंदों के ऊपर, लोगों के ऊपर, कि अब उसको रात को नींद नहीं आती उसको। ही इज़ मेंटली डिरेंज्ड। उसको याद आता है कि हम क्या क्या करते रहे, कैसे कत्ल करते रहे, कैसे ब्लैक ऑप्स हमने किए, कैसे हमने कत्लेआम किया वहाँ, जो कि अमेरिकन फोर्सेस डायरेक्टली नहीं कर सकती थी, इनसे करवाया गया है। तो अब ये कहा जा रहा है कि वो मेंटल पेशेंट है। ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने अमेरिका की हिमायत की थी, उसके साथ थे, और अमेरिका के ब्लैक ऑपरेशंस के उन्होंने हिस्सा लिया, जो कि मेंटली डिरेंज्ड है। वो उनको अब जाके उनको होश आई है कि यह हुआ क्या है, हमने अपने लोगों को मारा, हमने ये किया, और आखिर में क्या हुआ, हमें भागना पड़ा अपने मुल्क से, अपनी ख़ानदान से, अपनी फैमिली से, और यहाँ आ गए, यहाँ का कल्चर हमें नहीं पता, हमें कोई मानता नहीं है, और अब सब हमें टेररिस्ट भी कहते हैं। तो ये मेंटली ही वाज अनहैप्पी। तो आई थिंक इस किस्म के और भी लोग हैं वहाँ। अब यही खबरें आ रही हैं कि ये मेंटली देर अनस्टेबल, बिकॉज उनको वो याद आता है कि हमने क्या क्या किया है वहाँ, और अब वो माफ़िया मांगते फिरते हैं अल्लाह ताला से। मगर गुस्सा अमेरिकनों के ऊपर है कि आपने हमसे ये काम कराया और फिर आप उठ के आ गए और तबाह करके आ गए हमारा मुल्क, और हमने आपके साथ हिस्सा डाला इस चीज़ में। तो देर आर मैनी पीपल हु आर ट्रबल्ड, और ये ही वाज वन ऑफ देम। तो इसलिए इसने अटैक किया ऑन दोज 2 गार्ड्स, because he was trained। उसकी पूरी ट्रेनिंग है। he is not कि एमए को अफगान उठ के आ गया, he was part of the elite corps, so he knows the job। so एक तो ये है, that's a separate issue। it's not a question of Islamic terrorism, right? Yet this is related directly to Afghanistan and American operations in Afghanistan, right? अब आइए आपके ये क्या हुआ, यहाँ से जो अफगानिस्तान से जो ड्रोन्स और ताजिकिस्तान, देखिए ये इंडिया ने सप्लाई की है ये ड्रोन्स।
हाँ, ये इशारा आपने पहले भी किया। बिल्कुल बिल्कुल किए हैं, और ये अब तालिबान के पास आ गए हैं और वहाँ से आगे भी निकल जाते हैं। वो जैसे है ना, जब कोई एक तालिबान नहीं है दूसरा नहीं है जी। तो मेरा ये ख्याल है कि ये अटैक चाइना के ऊपर जो है ना इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि इधर भी चाइना के ऊपर अटैक आ रही है ना जी, पाकिस्तान में भी सिपेक को रोक रहे हैं जी। ये इंडिया का भी एजेंडा है, अमेरिका का भी एजेंडा है कि सिपेक को रोकना है ताकि चाइना को नहीं बढ़ने देना। और चाइना अब देख रहा है कि अफगानिस्तान अनस्टेबल हो रहा है, तो वो आपको मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में जिक्र किया था कि वो ताजिकिस्तान के ज़रिए और कज़ाकिस्तान जा रहा है, रेलवे लाइंस बिल्ड हो रही हैं, सड़कें बिल्ड हो रही हैं कि वहाँ से भी एक रूट निकाला जाए टू यूरोप। तो ये तो पूरा चाइनीज एडवांस इनटू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया इज वेरी सिग्निफिकेंट। लेकिन ताजिकिस्तान में एक इंडियन एयरबेस का बंद होना ये अभी तो इंडिया इज वेरी अपसेट कि वो एयरबेस आज 30-40 साल से था, वो एयरबेस इंडिया के पास, वहाँ से इंडिया ऑपरेशंस करता था, वो इन्होंने बंद कर दिया ताजिकिस्तान ने। और वो मेरा ख्याल है कि कहने पे किया कि पाकिस्तान ने प्रेशर डाला होगा और भी उन्होंने बंद कर दिया। इंडिया नाराज़ है, वो अफगानिस्तान पाकिस्तान बहुत से उनके असासे जो है वो उड़ गए वहाँ से। तो इस थिंक इंडिया वाज आल्सो, उन्होंने भी एकसाया होगा ये। तो कंस्पिरेसी थ्योरी तो चल रही है, इस किस्म की चीज़ में एविडेंस नहीं मिलती। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इल्ज़ाम लग रहा है वो तालिबान के ऊपर नहीं लग रहा, वो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के ऊपर लग रहा है। और क्योंकि वहाँ भी जो घुसपैठिए हैं, वहाँ 4 या 5 किस्म के मुख्तलिफ टेररिस्ट ग्रुप्स बैठे हुए हैं, जो कोई चाइना के खिलाफ है, एक पाकिस्तान के खिलाफ, कोई सबके खिलाफ है जी। ताजिक हुकाम की जानिब से भी इसी बात का, इसी शुबे का इजहार किया गया है, और कुछ कज़ाकिस्तान के खिलाफ भी है, और उन पे अफगान तालिबान की रिट नहीं है और वो तो अफगान तालिबान को उड़ाना चाहते हैं। तो मतलब है वहाँ इस किस्म की सिचुएशन भी है। तो इसलिए आई थिंक दिस इज गेटिंग टू अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नाउ, और ये सारी एरिया जो है ये डिस्टेबलाइज हो गया और आगे और भी होगा। अनफॉर्चुनेटली वी आर पार्ट ऑफ दिस एरिया। राइट इसमें आपने कंक्लूड कर लिया कि ख़तरात कौन कौन से दरपेश किस किस को हो सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये बहुत गहरा मामला है जिसके बहुत से एस्पेक्ट्स हैं। आने वाले प्रोग्राम्स में कवर करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम के वाले से आपके फीडबैक के हमें इंतज़ार रहेगा, और ज़ाहिर है दुनिया में आप कहीं भी बैठे हैं तो कोई ना कोई सवाल आपके जहन में ज़रूर उमड़ रहा होगा। हस्बे मामूल आपके सामने है नंबर, इस पर अपने राय का इजहार कीजिए, अपने सवाल भेजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।